यूनिट नंबर थर्ड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। 100% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे। आपका पूरा यूनिट एक ही वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। तो तीसरे यूनिट का पहला प्रश्न है कि जीवधारियों के शरीर में ऊर्जा की मुद्रा होती है, द एनर्जी करेंसी इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोज, बी है NAD, सी ऑप्शन दिया गया है ADP और डी दिया गया ATP। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ATP। शरीर में ऊर्जा ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है और उपयोग होती है। ATP को हम ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सेकंड और दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन। तो ये यकृत में होता है, कहाँ पर? लीवर में होता है, इन लीवर। ओके, ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। तो अतिरिक्त ग्लूकोज को शरीर भविष्य के लिए यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, इसमें है कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विखंडन क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, करेक्ट उत्तर। ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? इसको ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, इसमें कि कोशिका के किस भाग में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी ATP निर्माण की मुख्य प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की उपापचय का नियंत्रण कहाँ करता है या नियंत्रण करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। ये कंट्रोल इंसुलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करके कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 6, जिसमें है उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? सब्सटेंस दैट एक्ट एज कैटालिस्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कॉल्ड। तो इसको कहते हैं एंजाइम। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि शरीर की जैविक क्रियाओं को जो गति है इसको बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वो एंजाइम हैं जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 और 7वां क्वेश्चन है कि निम्न का इंजेक्शन देने पर उपापचय दर बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज ऑन इंजेक्टिंग। तो टेस्टोस्टेरोन इसमें प्रमुख होगा, थायरॉक्सिन वृद्धि हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स ये सभी हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और वृद्धि हार्मोन्स सभी चयापचय दर यानी सभी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। इसलिए इस प्रश्न में आंसर आपका डी सही उत्तर होगा। 8वां क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का आरंभ होता है, पूछा गया है। द क्रेब्स साइकिल विंग विथ लैक्टिक एसिड या एसिटोएस्टिक एसिड, पायरुविक एसिड या ऑप्शन नंबर डी जिसमें है ग्लूकोज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्रेब्स चक्र के लिए पायरुविक अम्ल एसिटाइल यानी COA में बदलकर चक्र की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस में शुद्ध प्राप्ति होती है। द नेट गेन इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो शुद्ध ग्लाइकोलिसिस की शुद्ध जो प्राप्ति होती है वो 2 ATP की होती है। कितने ATP की? 2 ATP की होती है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के अंत में शुद्ध रूप से 2 ATP अणु का लाभ होता है। हालांकि बनते तो टोटल 4 हैं, लेकिन 2 क्या होते हैं? खर्च हो जाते हैं, इसलिए बचता कितना है? तो बचता आपका है 2। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 जिसमें ग्लाइकोजेनोलिसिस के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जीनोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजीनोलिसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ध्यान रखेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस होगा। ग्लाइकोजेनेसिस या क्या होता है? ये ग्लाइकोजन का बनना या उसका उल्टा जो होता है इसको जेनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि वसा ऊतक से मुक्त वसा अम्ल यानी कि फ्री फैटी एसिड का स्वतंत्र होना नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इस नियंत्रण को कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वसा ऊतकों से फैटी एसिड के निकलने को इंसुलिन नियंत्रण प्रक्रिया कहलाते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगने से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मोर देन डबल एनर्जी कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फैट। देखिए वसा जो है फैट ये 9 KCl प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग ये गेन करती है और 4 KCl ग्राम की तुलना में दोगुने से अधिक ऊर्जा देती है। तो जब भी आपसे प्रश्न आए कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुना से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो वो फैट है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न नंबर 13, वसा अम्ल के ऑक्सीकरण की क्रियाविधि से अध्ययन से संबंधित है। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है इन सभी से। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ग्रीन, लेनिन और कैनेडी ये सभी वैज्ञानिक जो थे ये वसा के ऑक्सीकरण में अध्ययन में योगदान इन्होंने दिया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि सम कार्बन वसा अम्ल के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद इनमें से कौन सा है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एवन कार्बन फैटी एसिड इज। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा एसिटाइल CoA। ये आपका राइट उत्तर होगा। ओके, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 इसमें है कि पॉली असंतृप्त वसा अम्ल इनमें से कौन सा है? तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो है लिनोलिक अम्ल। इसमें आंसर हो जाएगा लिनोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लिनोलिक अम्ल एक पॉली असंतृप्त वसा अम्ल है। इसको हम PUFA भी कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 जिसमें है कि ग्लिसरॉल भंजन का अंतिम उत्पाद में से कौन सा है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल ब्रेकडाउन इज। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा DHAP। क्या हो जाएगा? DHAP। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट उत्तर 17 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? DHAP यानी कि D फॉर डाई, H फॉर हाइड्रेट, A फॉर एसीटोन और P फॉर फॉस्फेट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 जिसमें है कि वसा तथा प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे कि वसा प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र द्वारा ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP का नेट लाभ कितना होता है? द नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 38। ठीक है, 38 इसमें सही उत्तर होगा। और अगर ऑप्शन में आपको 36 मिलेगा तो 36 भी लगाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स चक्र से अधिकतम जो ATP होते हैं वो 38 ATP प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से एक उच्च यौगिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई
एनर्जी कंपाउंड, तो हाई एनर्जी कंपाउंड इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो AMP ये हाई एनर्जी कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि AMP एक निम्न ऊर्जा यौगिक है, जबकि ATP, GTP और क्रिएटिन ये सभी क्या है, ये फास्फेट उच्च ऊर्जा के यौगिक हैं। प्रश्न नंबर 21 जिसमें है कि ग्लाइकोजन का संचय शरीर में कहाँ होता है। वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द बॉडी, तो ग्लाइकोजन यकृत और पेशियों में होता है। कहाँ पर संचय होता है, यकृत और पेशियों में ये मुख्य रूप से संचित होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 22 जिसमें है कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा संचय किस पदार्थ से होता है। इन द ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एज विच सब्सटेंस, तो फैट से सबसे अधिक एनर्जी जो है संग्रहित होती है मनुष्य में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में किसका ऑक्सीकरण होता है। व्हाट इज द ऑक्सीडाइज इन ग्लाइकोलाइसिस, तो दोस्तों याद रखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों शोषण का साझा करने का एक प्रारंभिक चरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 जिसमें है कि अनाक्सी श्वसन में पूर्णतः तथा आंशिक रूप से क्या सम्मिलित होता है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या सम्मिलित होता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलाइसिस इसमें सही उत्तर है। अनाक्सी श्वसन में पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या सम्मिलित है, तो ग्लाइकोलाइसिस सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 जिसमें है कि कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है और जिसमें श्वसन का ऑक्सीकरण घटनाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं। द ऑर्गेनल कार्ड द पावर हाउस ऑफ सेल वेयर रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेशन अकर्स इज, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। माफ कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सेल का क्या कहा जाता है, पावर हाउस। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 जिसमें प्रश्न है कि ग्लाइकोजन भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्थल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द आर मेजर साइट फॉर ग्लाइकोजन स्टोरेज, तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा मांसपेशी और यकृत। क्या हो जाएगा, मसल्स एंड लीवर आपका राइट उत्तर, क्योंकि ये सभी जो हैं ग्लाइकोजन भंडारण के लिए प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 जिसमें प्रश्न है कि वह हार्मोन जो आपात स्थिति या तनाव की स्थिति में स्रावित होता है। द हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी और स्ट्रेस इज, तो इसमें हो जाएगा एड्रेनालाइन। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रेनालाइन को लूडो या उड़ो फाइट या फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है जो तनाव में निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 जिसमें लिपिड का बनना और टूटना क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लिपिड का चयापचय कहा जाता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्न नंबर आपका 29 जिसमें है कि ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन के सामान्य भाग इनमें से कौन से हैं। द कॉमन फेज ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉमन फेज एरोबिक और एनारोबिक का क्या है, तो आप सब याद रखेंगे इसमें हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 30 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि अनाक्सी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण विघटन से क्या बनता है। अपूर्ण विघटन की यहाँ पर बात हो रही है। व्हाट इज द फॉर्मेट बाय इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये आपका राइट उत्तर होगा। अनाक्सी श्वसन किण्वन में शर्करा से इथाइल एल्कोहल और CO2 बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें है कि क्रेब्स चक्र से क्या संश्लेषित होता है। व्हाट इज द सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्यूमेरिक अम्ल हो जाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रेब्स चक्र के दौरान
फ्यूमेरिक अम्ल एक मध्यावर्ती उत्पाद के रूप में संश्लेषित होता है। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है कि जीवों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, टूटने और अंतर रूपांतरण में शामिल जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की सामूहिक रूप से जाना जाता है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कलेक्टिवली नोन एज। तो इसको जाना जाता है किसके रूप में? इसको जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के रूप में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 33 और 33 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म? तो ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो सम्मिलित नहीं है वो है आपके ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज ये किस में सम्मिलित नहीं है? तो ये एंजाइम के लैक्टोज चयापचय में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 जिसमें कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी में हीमोलिटिक एनीमिया होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम केस हीमोलिटिक एनीमिया? तो हीमोलिटिक एनीमिया होता है पायरुवेट काइनेज में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। पायरुवेट काइनेज की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती हैं जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35 जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से साइट्रिक अम्ल को कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइट्रिक अम्ल में से 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि TCA कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न जिसमें है कि ग्लूकोज ऑक्सीकरण के माध्यम में से पायरुवेट और लैक्टेट उत्पन्न करने की ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज शामिल होता है। इन्वॉल्व ग्लूकोज टू प्रोड्यूस पायरुवेट एंड लैक्टिक थ्रू द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का माफ कीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट या लैक्टोज बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज के पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान ATP का शुद्ध लाभ क्या है? व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट? इसमें हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2 ATP। ठीक है, इसमें 2 ATP का लाभ शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 और 38 नंबर प्रश्न में है कि एक वैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि ग्लूकोज में ऑक्सीश्वसन द्वारा ऊर्जा कैसे मुक्त होती है वह है? द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ एनर्जी इज रिलीज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इन ग्लूकोसिस। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम था, ध्यान रखेंगे, इनका नाम जो है वो है क्रेब्स जी ने इसको बताया था। क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था कि ग्लूकोज में ऑक्सीश्वसन द्वारा ऊर्जा कैसे मुक्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है कि HMP शंट किस प्रकार के चयापचय के लिए आवश्यक हैं? तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए HMP शंट और NADPH, ठीक है, इन दोनों के बारे में, तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार के वसा अम्ल हैं जो लिपिड के संश्लेषण के लिए जरूरी होते हैं। तो इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा लिपिड का चयापचय, लिपिड का मेटाबॉलिज्म। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ होते हैं? वेयर आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व द ग्लाइकोलिसिस लोकेटेड? तो ग्लाइकोलिसिस जो लोकेटेड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो वो कोशिका द्रव्य में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? इन साइटोप्लाज्म। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 41 जिसमें क्रेब्स चक्र किससे आरंभ होता है? विथ व्हाट डज द क्रेब्स साइकिल बीइंग? तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एसिटिल CoA। क्या हो जाएगा? एसिटिल CoA। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42 जिसमें कोशिका में अपचयन क्रियाओं द्वारा मुक्त ऊर्जा तुरंत कहाँ पर संचित होती है? वेयर द एनर्जी रिलीज बाय द कैटाबोलिक रिएक्शंस इमीडिएटली स्टोर्ड इन द सेल। तो ये कहाँ पर स्टोर्ड होती है?
तो दोस्तों याद रखेंगे स्टोर्ड होती है एटीपी में एडेनोसिन टाइप फॉस्फेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपचन कैटाबोलिक क्रियाओं से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो तुरंत एटीपी में संचित हो जाती है। प्रश्न नंबर 43, इसमें एटीपी क्या है पूछा गया है। एटीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एटीपी क्या है। तो एटीपी एक उच्च ऊर्जा अणु है। क्या है? एक प्रकार का उच्च ऊर्जा अणु, जिसमें आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधकों का एक प्रकार का अणु है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी। तो ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ग्लाइकोलाइसिस की खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो ईएमपी फैथावे के द्वारा की गई थी। इनसे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेन मेयरहाफ एवं पार्सन ने यानी इसकी खोज की थी। इनका नाम था ईएमपी फैथावे। ये एक जूलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है। इनका ई फॉर एम्बेडेन, एम फॉर मेयरहाफ एंड पी फॉर पार्नस। इन्होंने इन तीनों ने मिलकर के ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस। तो ये कोशिका द्रव में जो होती है, क्या उसमें होती है, इन साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। दोस्तों जैसा कि आज हमने तीसरा यूनिट कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में आज ही की क्लास में हम चौथा यूनिट आपको चौथे यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व कराएंगे पीवाईक्यू के माध्यम से। ठीक है, और एक मैराथन क्लास मैं इन सभी को ऐड करके कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी विद्यार्थियों को इसका पीडीएफ चाहिए, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पर लिंक डाल दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मैंने एक प्रीवियस सत्र का पेपर सॉल्व करा रखा है डीडीयू का, जिनको देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, और 2 से 3 यूनिवर्सिटी जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, उनका भी पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है। सिलेबस सभी का सेम है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए।